हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे नदी के कार्य और उनसे जिस प्रकार की स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने कल पढ़ा था वी आकार की घाटी, गार्ज और कैनियन के बारे में। ठीक है, कि वी आकार की घाटी कैसी होती है और वी आकार की घाटी के गार्ज और कैनियन क्या है, दो प्रकार हैं। ठीक है, तो इसे हमने कल के वीडियो में देखा था। तो आज हम क्या देखेंगे कि प्रपातों के प्रकार। ठीक है, कि नदी परिवहन के कारण किस प्रकार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो जलप्रपात के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सामान्य जलप्रपात और दूसरा होता है गौण जलप्रपात। सामान्य जलप्रपात में आते हैं सोपानी प्रपात, छत्रक शैल प्रपात, फिर आता है अवरोधी प्रपात और फिर आता है पठारी प्रपात। तो देखिए सोपानी प्रपात क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई असमान संरचना वाली चट्टानों वाले भाग में जब विशेषक अपरदन होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इरोजन होता है, तो उसमें एक ही क्रम में नदी के ऊपरी भाग से नीचे की ओर बहुत सारे प्रपात बन जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये क्या होते हैं, एक सोपान की तरह होते हैं, एक बेंच की तरह होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सोपानी प्रपात कहते हैं। अब गौण जलप्रपात में क्या आता है, अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न, जो अंतर्जात बल के द्वारा जो भी जलप्रपातों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं, गौण जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जिसमें आता है, एक तो आता है भ्रंश प्रपात और दूसरा होता है उत्थान जनित प्रपात। तो भ्रंश प्रपात क्या होता है कि नदी के मार्ग में जब भ्रंशन की क्रिया होती है, तो जब कठोर और प्रतिरोधी चट्टान का भाग नदी के ऊपर रह जाता है और बाकी जो कम कठोर चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है, तो कगार जो होता है वो भ्रंश के सहारे नदी का जल कठोर चट्टान से होकर ऊंचाई से नीचे वाले, यानी कि जो नीचे जो कमजोर चट्टान, ठीक है, उस पर गिरता है। मतलब कि कठोर चट्टान से नीचे के कमजोर चट्टान पर पानी जो होता है वो गिरता है। और इसी तरह किस प्रपात का निर्माण होता है, तो भ्रंश प्रपात का निर्माण होता है। दूसरा आता है क्या, एक होता है उत्थान जनित प्रपात। उत्थान जनित प्रपात में क्या होता है कि जब भी नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान होता है, तो ढाल में अचानक परिवर्तन की वजह से ऊंचे स्थानों से जल जो है वो नीचे भाग में गिरने लगते हैं और प्रपातों का आविर्भाव होता है। ठीक है, नदियां जब अपरदन द्वारा अपने को पुराने मार्ग पर ढाल के साथ समायोजित कर लेती है, तो ये प्रपात लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये जो उत्थान जनित प्रपात है, ये आपको दक्षिणी पलामू के उच्च भाग को छोड़कर जब नदियां उत्तर की ओर निम्न मैदान में बहती हैं, तो इस तरह के प्रपात जो है वो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, नदियों की घाटियों में परिवर्तन से जनित प्रपात। तो इसमें किस प्रकार के प्रपात बनते हैं, तो इसमें बनता है, एक तो लटकती घाटी प्रपात, हिमानी लटकती घाटी प्रपात, सरिता अपहरण जनित प्रपात, सागरीय तटीय लटकती घाटी प्रपात, निक पॉइंट प्रपात। उसके बाद फिर इधर ही है तो नदियों के मार्ग में अवरोध के कारण उत्पन्न प्रपात, जिसमें आता है भूस्खलन जनित प्रपात, लावा बांध द्वारा निर्मित प्रपात और हिमोड़ द्वारा बना प्रपात। अब देखिए प्रपातों की उत्पत्ति की दशाएं, कि प्रपातों के उत्पन्न होने के लिए कौन कौन सी दशाएं जरूरी होती है। तो चट्टानों की कठोरता में अंतर होना जरूरी है, यानी कि एक तरफ की चट्टान क्या होना चाहिए, कुछ चट्टानें कठोर होनी चाहिए और कुछ चट्टानों की कठोरता जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, जब ऐसा होगा तभी जो कम कठोरता वाली चट्टान है वो नीचे धंसेगी और अधिक कठोरता वाली जो चट्टान है वो ऊपर रहेगी, जिस कारण क्या होगा कि प्रपात का निर्माण होगा। चट्टानों के स्तरों में झुकाव, जब चट्टान के स्तर में झुकाव होगा तभी क्या होगा कि प्रपातों का निर्माण होगा। शैलों के स्तरों की स्थिति क्षैतिज या लंबवत स्तर पर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि प्रमुख प्रकार के जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो एक आता है सोपानी प्रपात, फिर आता है पठारी प्रपात, भ्रंश प्रपात, उत्थान द्वारा निर्मित प्रपात, नदी की लटकती प्रपात, हिमानी की लटकती घाटी वाली प्रपात, और फिर आता है निक पॉइंट प्रपात। ये सब क्या है, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात है। आपको सारा का सारा जलप्रपात याद नहीं रखना है, बस जो कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं इन्हें ही आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अब ये जो प्रपात है ये लुप्त कैसे हो जाते हैं।
ठीक है। लुप्त होने की दो विधियां होती हैं, प्रपातों का क्षैतिज रूप में पीछे हटना तथा लुप्त होना, प्रपातों का लंबवत रूप से घिस कर नीचा होना। अब देखिए ये किस प्रकार से होती है कि प्रपात जो होते हैं वो स्थायी रूप से स्थल रूप नहीं होते, ठीक है। ये तो आप जान रहे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक भाग ऊपर उठा हुआ होता है, दूसरा भाग क्या होता है, नीचे धंसा हुआ होता है। और नदियां जो होती है वो लगातार क्या होती है कि अपनी अवस्था, ठीक है, उसकी प्राप्ति के लिए पहले ही इन स्थल रूपों की उपस्थिति रहती। नदी जो होती है वो अपर्दन के द्वारा उसके मार्ग की जो भी असमानताएं होती है उसको दूर करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। जैसे नदी कहीं पर बह रही है तो उसके रास्ते पर कुछ भी असमानताएं उसे देखने को अगर मिलती है तो वो क्या करती है कि उसको बिल्कुल बराबर करने के लिए अपर्दन के द्वारा, ठीक है, अपर्दन के माध्यम से उसको एक समान करने की कोशिश करती है और अपना आधार तल जो होता है वो उसको प्राप्त करना चाहती है। नदियां क्या करती हैं, वो अपना आधार तल प्राप्त करना चाहती हैं, जिस वजह से वो अपने मार्ग पर आई हुई असमानताओं को अपर्दन के द्वारा दूर करना चाहती हैं। अब देखिए जल कर्तिका क्या है। अब यहाँ से मेन पॉइंट आपका होता है स्टार्ट। तो नदी की तली में जल भंवर के साथ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हैं, जिससे नदी की तली में सुराख या छिद्र बनते रहते हैं। जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो उसे जलगर्तिका कहते हैं। देखिए जब भी नदी की तली में जब जल भंवर, आपने भंवर देखा होगा, भंवर कैसा होता है, गोल 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 क्या होता है, इस प्रकार से गोल 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 क्या होता है कि घूमता रहता है। तो अब देखिए ये जो भंवर है, ये भंवर क्या करता है, गोल 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 घूमता रहता है। नदी की तली में जब भंवर उठेगा तो वो क्या होगा, उसमें जल होगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, जल भंवर कहते हैं। अब नदी है तो नदी में से जल भंवर तो नहीं होगा, उसमें क्या शामिल हो जाएंगे, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े शामिल हो जाएंगे। अब वो जब बहुत तेजी से घूमेंगे ना तो वो क्या करेंगे कि जो नदी का तल है उसमें सुराख करने लगेंगे, यानी कि छेद करने लगेंगे। और जब ये जो छेद है, ये जो सुराख है, ये बहुत ज्यादा अपना आकार जो है वो बड़ा कर लेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं, ठीक है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप समझे तो नदी की तली में बड़े सुराख को, ठीक है, जल भंवर के कारण उत्पन्न बड़े सुराख को क्या कहते हैं, जलगर्तिका कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संरचनात्मक सोपान क्या होता है। तो नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि नदी जब अपने मार्ग में प्रवाहित होते रहती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको एक क्रम से, एक लाइन से क्या मिलता है, कभी कठोर चट्टान मिलती है, कभी मुलायम चट्टान मिलती है, फिर कठोर चट्टान मिलती है, फिर मुलायम चट्टान मिलती है। तो इस परिस्थिति में नदियों द्वारा मुलायम चट्टानों का कटाव किया जाता है, जबकि कठोर चट्टानें आगे निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो नदियां होती है तो नदियां क्या करती है कि जो मुलायम चट्टानें हैं उनका अपक्षय कर देती है, ठीक है, उनका कटाव कर देती है। और कटाव करने के बाद क्या करती है, खुद के साथ आगे बहाकर ले जाती है, जबकि जो कठोर चट्टानें होती है उनको वैसे ही आगे निकाल देती हैं, ठीक है। मुलायम चट्टानों को क्या करती है, मुलायम चट्टानों का कटाव करती हैं, जबकि जो कठोर चट्टानें हैं वो उसी तरह से आगे निकल जाती हैं। इस प्रकार सोपनाकार सीढ़ियों का नदी घाटी के दोनों ओर निर्माण हो जाता है। कुछ इस प्रकार से देखिए ये क्या है, सोपनाकार नदी घाटी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल बेंच की तरह होता है। देखिए आपको ये बेंच टाइप का दिख रहा है, सीढ़ी की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक सोपान, ठीक है। ये किस प्रकार से बनता है, तो जब भी नदी के रास्ते में मुलायम चट्टान और कठोर चट्टान आती है एक क्रम से, मानते पहले मुलायम चट्टान आई, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर, फिर मुलायम, फिर कठोर। तो इसमें क्या करती है नदी कि जो कठोर चट्टान होती है उसको आगे बढ़ा देती है और जो मुलायम चट्टान होती है उसका क्या करती है, कटाव करती है। तो इस वजह से क्या होता है, एक सीढ़ी की तरह एक संरचना नदी की घाटी पर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक सोपान कहते हैं। अब देखिए नदी वेदिका क्या होती है कि प्राचीन घाटी नवीन घाटी से एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इसी सोपान को नदी वेदिका कहते हैं, ठीक है।
मतलब प्राचीन का जो नदी घाटी होगा, ठीक है, वो नवीन घाटी, अभी जो नया नया घाटी बना होगा, ठीक है, उससे एक सीढ़ी या सोपान द्वारा अलग होती है। इसी सोपान को क्या कहते हैं? नदी घाटी, नदी वेदिका कहते हैं। जो सोपान मैंने पिछली बार जो इस संरचनात्मक सोपान होता है ना, तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि नदी वेदिका भी होती है, ठीक है। इसके दो प्रकार, नदी वेदिका की दो प्रकार होते हैं, एक होता है जलोढ़ वेदिका और दूसरा होता है स्ट्राथ वेदिका, ठीक है। एक क्या होता है जलोढ़ वेदिका और दूसरा क्या होता है स्ट्राथ वेदिका। अब देखिए कि नदी विसर्प किसे कहते हैं, तो विसर्प मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो बिल्कुल सांप की तरह कुछ घुमा हुआ होगा, ठीक है ना। विसर्प का मतलब क्या समझ में आ रहा है, नाम से ही जानिए कि वो कैसा होगा, बिल्कुल सांप की तरह कुछ घुमा हुआ होगा। नदियां सीधे मार्ग से ना प्रवाहित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती है। इस कारण नदी के मार्ग से छोटे बड़े मोड़ बन जाते हैं। इन मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है, ये नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ से नदी ये बह रही, तो ये नदी सीधी सीधी नहीं आ रही। कहीं पर भी आप कोई भी नदी देखिएगा तो कोई भी नदी सीधी सीधी नहीं चलती है, उसमें क्या होते हैं कि वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी से सांप की तरह चलती है नदी, ठीक है। तो अब जब सांप की तरह चल रही है तो उसमें सांप जैसी आकृति भी तो बनेगी। इसमें क्या हो जाता है कि छोटे बड़े जो मोड़ होते हैं, मोड़ तो आप जानते हैं ना, ये इस प्रकार का जो मोड़ होता है ये मोड़ बन जाते हैं, कुछ छोटे बड़े कुछ टेढ़े मेढ़े से रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं मोड़ों को, इन मोड़ों को, ठीक है, यहाँ पे ये मोड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे ये मोड़ दिख रहे हैं, तो इन मोड़ों को क्या कहते हैं? नदी विसर्प कहते हैं, क्योंकि ये कैसे दिखती है? एक विसर्प की तरह दिखती है। तब देखिए विसर्प के कितने प्रकार होते हैं। तो ये जो विसर्प बनता है इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य विसर्प, दूसरा होता है अधःकर्तित विसर्प और तीसरा होता है बेमेल विसर्प, ठीक है। कितने प्रकार के विसर्प होते हैं? सामान्य विसर्प, अधःकर्तित विसर्प और तीसरा होता है बेमेल विसर्प। तो इन प्रकारों के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो विसर्प के प्रकार पढ़ेंगे और हम निक्षेपों के द्वारा जो भी स्थलाकृतियाँ उत्पन्न होती हैं उनको पढ़ेंगे और डेल्टा क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे और डेल्टा का वर्गीकरण क्या है हम उसको कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक है जो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज कोई भी डाउट हो आज के टॉपिक में, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।